एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं शुभम अब्रोल, जिन्होंने एसबीआई पीओ 2020 को क्रैक किया है। बहुत बहुत स्वागत है शुभम आपका स्टडी आईक्यू पे। थैंक यू वेरी मच मैम एंड गुड इवनिंग। और आपको ढेर सारी बधाइयां कि आपने इतना प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन जो कि 3 स्टेजेस में होता है उसको आपने क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। इंटरव्यू के दौरान हम बहुत सारी चीजें शुभम की जर्नी के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे। बट एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने इंटरव्यू में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया, यानी कि फुल मार्क्स इन्होंने इंटरव्यू में स्कोर किया, जो कि काबिले तारीफ है। थैंक यू मैम। शुभम, सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जानना चाहते हैं, वाज इट ऑलवेज इन योर माइंड कि आपको एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन को क्रैक करना है? व्हाट वाज योर माइंडसेट व्हेन यू वर अपीयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और प्रिपेयरिंग टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक मतलब कोई भी एक एस्पायरेंट है जो बैंकिंग के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके माइंड में ये तो रहता ही है कि एसबीआई पीओ सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है। तो ये चीज तो रहती है। तो जब ये अभी लास्ट टाइम भी मैंने अटेम्प्ट दिया था, बट मैं प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था उस टाइम पे। तो उसके बाद जब मैंने इस बार दिया तो मुझे ये था कि अब मुझे उस टाइम मैंने भी उस चीज को ज्यादा ले लिया था कि एसबीआई पीओ बहुत ही एक टफेस्ट एग्जाम है। बट इस बार मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहा प्रीलिम्स और मेंस में भी। सो होपफुली सब कुछ अच्छा हो गया। ये बहुत अच्छी बात आपने मेंशन की कि आप पहले से प्री ऑक्यूपाइड, प्री अज्यूम थे कि बहुत टफ एग्जामिनेशन होता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिलैक्स व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। और जितना आप रिलैक्स्ड एंड कंसिस्टेंट रहेंगे उतना अच्छा आपके पास रिजल्ट होगा। और शुभम आज शायद इस बात को मानते भी होंगे। यस मैम, मैं यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एस्पायरेंट भी है, अगर हम किसी एग्जाम के लिए बैठते हैं तो हमें प्री अज्यूम नहीं करना है कि ये बहुत टफ है। तो अगर हम कुछ ऐसा प्री अज्यूम लेके चलेंगे कि हो सकता है वहां पे एग्जाम इजी आ जाए या ज्यादा टफ आ जाए, तो कुछ एज्यूम नहीं करना है। बस जो वो शिफ्ट होती है या पर्टिकुलर शिफ्ट है उसमें हमें बेस्ट करके आना है, अपना बेस्ट दे के आना है। और उसके बाद सब कुछ क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेंस प्लस इंटरव्यू होता है। तो अगर मेंस में आपको थोड़ा कम है तो आप उसको इंटरव्यू में कवर भी कर सकते हो, जैसा मेरा केस में भी हुआ है। शुभम, ये तो हमने जान लिया कि आपका माइंडसेट क्या था, कैसे अपने प्रिपरेशन को तैयारी करने से पहले अपने आप को आपने प्रिपेयर किया। वी वांट टू नो अबाउट योर जर्नी। कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, गोल तो होता है, बट शायद किस तरीके से अपने आप को ट्रेन करना है इस प्रिपरेशन में, क्या क्रिटिकल पॉइंट्स होने चाहिए, उसको आप प्लीज बताएं। मैम मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, उसके बाद मैंने जॉब भी की है, उसके बाद मैंने एमटेक भी किया है। तो मैंने काफी लेट डिसाइड किया कि मैं बैंकिंग के एग्जाम्स दूंगा। तो उस टाइम मुझे ये था कि अब मुझे फोकस करना है एटलीस्ट या तो आईबीपीएस पीओ भी होगा, अगर एसबीआई पीओ हो गया तो अच्छा है। तो मेरा फोकस सारा एसबीआई पीओ पे था। तो लास्ट टाइम मैंने जैसे आपको पता, मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। तो जब ये इस बार नोटिफिकेशन आया तो मुझे ये था कि अब एक तो रिलैक्स रहना है, ये नहीं सोचना है कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से रहना है। और जब मेरा मेंस हो गया तो उसके बाद मुझे पता था कि जो इंटरव्यू है वो डिसाइडिंग है। क्योंकि अगर आपके बहुत ज्यादा मार्क्स भी है मींस में, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा तब भी आप मेरिट में फॉल नहीं कर सकेंगे। और अगर आपका जस्ट क्रॉस भी हुआ होगा, ये चीज मुझे पता चल गई थी कि ऐसा होता है। तो फिर मैंने इंटरव्यूज पे ज्यादा फोकस किया रेदर देन, जब मेरा मेंस हो गया उसको मैंने रिजल्ट का वेट नहीं किया। उसके बाद मैंने इंटरव्यूज पे ज्यादा फोकस किया। तो मैम वैसा ही हुआ। इंटरव्यूज में जब मैं यही माइंडसेट लेके गया तो मतलब मेरा इंटरव्यू बहुत ही स्मूथ, बहुत नॉर्मल गया। मुझे मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कहना पड़ा कि सॉरी सर मुझे ये नहीं पता है। और एंड दे वर हाईली इम्प्रेस्ड कि लाइक जो भी मैंने क्वेश्चंस के आंसर दिए, तो वो खुद भी आपस में देखकर भी ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। तो मुझे पता लग गया था कि मेरा हुआ अच्छा है। मतलब मुझे ये नहीं था कि 50 आउट ऑफ 50 मेरा स्कोर हो सकता है, बट मुझे ये था कि जितना भी स्कोर आएगा वो जो हाई अमंग टॉपर्स तो जरूर होगा, जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनपे होगा। बट जब मैंने कल देखा तो वो 50 आउट ऑफ 50 था, तो मैं भी पहले शॉक हो गया, बट मैंने कहा नहीं ठीक है, हो सकता है। ओके, सो शुभम, आपने अपने इंटरव्यू के बारे में एक हल्का सा ग्लिम्स दिया। हम धीमे 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 आपकी प्रिपरेशन की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा सा आप बताएं कि कितना टाइम लगता है। जैसे आपने बताया थोड़ा सा आपने लेट शुरुआत की, तो इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम लगता है मिनिमम? मैम मेरे हिसाब से 6 मंथ्स आर एनफ, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए?
जो बच्चे गलती करते हैं मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, वो क्या है, पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट का वेट करेंगे, फिर मेंस का प्रिपेयर करेंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। जब व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, मैंने जैसे आप क्वांट में ले लो, क्वांट में मैंने सीधे कभी भी मैंने शॉर्टकट नहीं देखा किसी भी चीज का कि ये टॉपिक है, इसका शॉर्टकट क्या है, मैंने कभी नहीं देखा। जो उसका कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को मैंने अच्छे से समझा, और वही चीज, और डीआई पे मैंने बहुत फोकस किया था। आप लाइक इन एसबीआई पीओ मेंस ऑल्सो, मैंने सिर्फ डीआई सॉल्व किए थे। मेरे आई थिंक मेरा अटेम्प्ट था 18 अटेम्प्ट था शायद, और वो पूरा डीआई था। तो डीआई पे मैंने बड़ा ज्यादा फोकस किया एंड प्रैक्टिस भी अच्छी की, तो वैसे ही चला। क्वांट में मेरा यही था कि शॉर्टकट्स पे नहीं जाना है, और जो एस्पिरेंट्स हैं अगर वो देख रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि पहले आप क्वांट में टॉपिक बाय टॉपिक उसके जो कंसेप्ट्स हैं उसको अच्छे से समझे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है। शुभम, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि आपने कभी किसी टॉपिक के शॉर्टकट्स नहीं देखे और प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग तैयारी नहीं की। ये बहुत ही की पॉइंट होता है जो शायद कई बार पता होते भी नजरअंदाज हो जाता है। मैम, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, जो मेरे आगे पीछे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी भी मतलब कुछ गलती कर रहे हैं, उनमें मैंने देखा है कि 90% जो बच्चे हैं, जो एस्पेरेंट्स हैं, उनमें यही कमी है। वो प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो मेंस के लिए अलग प्रिपेयर, फिर उसके बाद रिजल्ट का वेट करना। क्योंकि रिजल्ट के बाद आई डोंट थिंक कि 10-15 दिन से ऊपर मिलते होंगे। जब रिजल्ट आता है साथ में एडमिट कार्ड आ जाता है, तो वो एक जो वो सिनेरियो है प्रीलिम्स का अलग, वैसा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम है ना। वही इंग्लिश है, वही क्वांट है, वही रीजनिंग है। तो इसको आई थिंक कि इसको एक ही एज अ प्री प्लस मेंस जो प्रिपरेशन करेगा, ये मेरी, मुझे ऐसा लगता है, और मैंने ऐसा ही किया, और मेरे लिए ये फ्रूटफुल भी रहा। अब आते हैं शुभम, इंटरव्यू स्टेज पे। आपने 50 आउट ऑफ 50 हैव स्कोर्ड इन इंटरव्यू एंड दिस इज कमेंडेबल। किस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया इंटरव्यू के लिए? मैम, मेरा तो पहले से ये माइंडसेट था, मुझे एक चीज पता थी कि जो भी हम बोलेंगे वहां पे जाके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो उसी में से डिराइव होगा। ये चीज मैं मान के चल रहा था। तो मुझे ये था कि अगर मैं किसी चीज का आंसर भी दूंगा, मुझे वही कोई सेंटेंस है या कोई वर्ड है, वही चीज बोलनी है कि जिसके बारे में मैं आगे उनको डिफाइन या डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो एक्चुअली अब जैसे मेरे पास आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ा 1 साल काम किया है। तो मुझे यही था कि अब मैं जब अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, उसमें जब मैं बताऊंगा कि मैंने रियल एस्टेट सेक्टर में काम किया, तो मुझे पता था कि ये वर्ड पिकअप होगा। तो उस लिहाज से मैंने रियल एस्टेट को मैंने पूरा अच्छे से पढ़ कर गया था, ईच एंड एवरीथिंग। लाइक छोटी छोटी डेफिनेशंस थी, या सुप्रीम कोर्ट की कोई हेयरिंग्स रूलिंग्स हैं उसके ऊपर, या कुछ भी था, तो वो मैं अच्छे से। और वहीं पे जब वहां पे मैंने बोला आफ्टर इंट्रोडक्शन, उन्होंने वही वही वर्ड पिक किया। उन्होंने रियल एस्टेट में काम किया, तो वो जो जितना उनको पता था वो पूछने लगे, तो मैंने उनको डिस्क्राइब किया सारा। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी उन्होंने पूछा जितना उनको था, तो वो अच्छा हो गया। तो लाइक यही चीज है कि जो हम बोलते हैं, अगला क्वेश्चन उसी में से डिराइव होगा। तो अब ऐसी कोई चीज अगर हमने वहां पे बोल दी जिसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, तो वहां पे फिर मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस पे कमी आ जाती है। तो यही रहा कि मेरा जब थ्रू आउट इंटरव्यू मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो जो भी था वो मतलब अच्छा था बिल्कुल। तो वही मेरे लिए मतलब ठीक रहा। शुभम, जैसे इंटरव्यू में बहुत सारे डोमेन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स हो गया, चाहे आपके प्रीवियस ग्रेजुएशन, जॉब। तो आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। हाँ, ऐसा है कि मैम जो 4 डोमेन्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जैसे ग्रेजुएशन है, जो आपका बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन का, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस है, दो तो ये मेन हो गए। उसके बाद करंट अफेयर्स कोई एक ऐसी चीज है जिसमें से आपको पूछा ही जाएगा। तो अगर आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग है, आपको पता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड कंट्री एंड वर्ल्ड, और जो जरूरी है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी जो है, तो उसके लिए मेरा भी यही था। मुझे पता था कि अगर वहां पे कॉन्फिडेंट रहना है, कि मुझे ऐसा पता होना चाहिए कि मुझे पता है, क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आज की न्यूज़पेपर का हेडलाइन क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो करंट अफेयर्स में मैं काफी फोकस रहा, और स्टडी आईक्यू की वीडियोस में जब जिस दिन मेरा मेंस का एग्जाम खत्म हुआ था, मैंने मतलब रिजल्ट का भी वेट नहीं किया था, उस दिन से मैंने स्टडी आईक्यू देखना शुरू किया था। तो उसमें ये था कि मुझे ये पता था कि जो डेली जो अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जाती है, अंकित अग्रवाल सर ज्यादा बनाते हैं, जो उनका उनका पढ़ाने का तरीका जो है ना, जैसे वो समझाते हैं, तो एक अच्छा आपका परसेप्शन बन जाता है किसी भी चीज को लेके। तो उससे अगर कोई एक हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई भी एक हेडलाइन पढ़ रहे हैं, उससे हमें पता तो चल जाएगा कि क्या हुआ, लेकिन हमारा क्या उसमें एक परसेप्शन क्या है, कोई ओपिनियन क्या है, वो नहीं बन पाता। तो उनकी वीडियोस मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो देखी, तो मुझे
चाहे उसमें से नहीं भी पूछा, लेकिन वहां पर जाके मुझे ऐसा था कि मैं कॉन्फिडेंट था कि मुझे पता कि कुछ भी पूछ लेंगे, आई कैन आंसर। इट मीन्स कि स्टडी आईक्यू हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपके इंटरव्यू में, आपको 50 और 50 मार्क्स दिलवाने में, आई गेस। यस मैम, ये है। आफ्टर मेंस में बता रहा हूँ कि मेरा सारा फोकस जो था वो स्टडी आईक्यू पे आ गया था। करंट अफेयर्स जो भी था आगे पीछे, मैंने सारा इसी में से किया, क्योंकि वीडियोस देखना थोड़ा अच्छा रहता है रादर, क्योंकि मुझे रीडिंग की, मैं सही बताऊं, क्योंकि वहां पर जाके हॉबीज में भी कुछ बच्चे बोलते हैं कि रीडिंग मेरी हॉबी है। मेरी रीडिंग बिल्कुल हॉबी नहीं है। तो मैं थोड़ा मतलब मैं देखता हूँ कि कोई वीडियोस हो जाए तो अच्छा। तो वो मतलब आफ्टर मेंस मेरा सारा फोकस जो था वो स्टडी आईक्यू के वीडियोस पे था, और मेरा वहां पर जाकर जो कॉन्फिडेंस था वो मुझे लगता है उसी की वजह से था। और हमारी यही कोशिश है कि एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स जो एग्जाम को अब में अपियर होने चाहते हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस देना और उनमें ये कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना। अ, शुभम, अलग अलग चीजें होती हैं इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं। एक एस्पिरेंट के मन में बहुत सारी चीजें चलती हैं। आप कितने भी प्रिपेयर्ड हो जाएं, नर्वसनेस और कई सारी ओवर थिंकिंग। तो ऑन द डे ऑफ योर इंटरव्यू अपने आप को किस तरीके से काम एंड कंपोज रखना है? मैम मेरी सबसे पहले ये था, मुझे पता था कि जो लास्ट डेट है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू चंडीगढ़ में था एंड आई एम फ्रॉम जम्मू। तो मैं एक दिन पहले वहां पर चला गया था। तो मुझे ये था कि आज मुझे घूमना है। अभी आज शाम को मैं घूमूंगा अच्छे से चंडीगढ़ में। तो कुछ नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं पहले मैं अच्छे से पढ़ चुका था। बस मुझे ये था कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो द हिंदू का मेरे पास पीडीएफ था उस दिन का भी एंड नेक्स्ट डे का भी। तो मुझे था कि वो भी पहला हेडलाइन पढ़ लूंगा, एक दो पेज पढ़ूंगा बस। बाकी वीडियोस मैंने देख रखी हैं, तो मैं थोड़ा बहुत अपडेटेड हूँ। तो बस फिर उस दिन शाम को तो मैं अच्छे से वहां पर घूमा। मैंने कोई किताब को हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल रिलैक्स रहा। और टाइम पे सो गया। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठा, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ा, नहा धो के अपना जो भगवान को याद करके सीधा मैं वहां पर चला गया। मैंने कुछ नहीं सोचा। पता क्या होता है, ओवर थिंकिंग होती है ना, हमें लगता है कि यार मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, अगर ये पूछ लिया तो मैं कैसे बोलूंगा। तो हम अपना हमारा माइंड ना कुछ भी अपने से ही कंडीशंस बना देता है। तो ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। इंटरव्यू से 2 दिन पहले बिल्कुल रिलैक्स करो, ओवर थिंकिंग मत करो, क्या पूछ लेंगे, ये पूछ लिया तो क्या होगा। तो बाहर बैठते कोई बच्चा, भाई तुझे क्या पूछा, तुझे क्या पूछा। हर एक का बैकग्राउंड अलग है, हर एक को अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सबसे जरूरी चीज है हमें काम रहना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, और पेशेंस भी होनी चाहिए। बस ये चीजें हैं। शुभम, लास्ट ईयर आपने आरआरबी पीओ का एग्जाम इंटरव्यू दिया था और वो क्लियर नहीं हो पाया था। एंड दिस टाइम आपने एसबीआई पीओ का इंटरव्यू दिया एंड यू हैव टोटली नेल्ड इट विद 50 आउट ऑफ 50। क्या डिफरेंस आपने अपने अंदर इनकलकेट किया? क्या प्रोसेस था पूरा आपका? मैम आरआरबी पीओ में मुझे लगता है कि मैं उस टाइम पे शायद ओवर कॉन्फिडेंट था। हुआ क्या, मेरे मेंस में काफी अच्छे मार्क्स थे। आई थिंक 93 कट ऑफ गया था जे एंड के का, आरआरबी पीओ का। और मेरे मार्क्स थे अराउंड 100, आई थिंक 112 थे या 111, कुछ ऐसे थे मार्क्स। तो और मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया था। बट मुझे ऐसा हो गया कि वहां पर मुझे एक दो चीज जो थी वो मैं कॉन्फिडेंट, जो मुझे श्योर नहीं था कि मैं यही है, बट मैंने उनको बोल दिया कि नहीं सर यही है। मैंने उनको ये बोल दिया था। तो मुझे लगा कि, और उन्होंने भी बड़ा पॉजिटिवली रिप्लाई किया था, आप ठीक हो। मैंने कहा आप ठीक बोल रहे हो"। मैंने कहा हाँ ठीक है सर। तो बट वो जब मैंने आके चेक किया था तो वो एक आधी चीज गलत हो गई थी, और उस चीज का बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। अगर मैं शायद वहां पे बोल देता कि सर मुझे शायद याद नहीं है, बट अगर ये गैस है, तो शायद मैं बच जाता। बट उन्होंने मेरे उस चीज के बहुत ज्यादा मार्क्स कट किए थे। फिर उसके बाद मैंने देखा कि अगर कोई चीज ऐसी है जो हमें नहीं आती है, तो या तो आप उनसे पूछ लें कि सर अगर ये गैस है, मुझे थोड़ा बहुत याद है। अगर नहीं है तो हम सीधा मना भी कर सकते हैं कि सर मुझे याद नहीं है, या मैंने नहीं पढ़ा इसके बारे में। ये चीज आपने बहुत अच्छी मेंशन की कि किस तरीके से आप तैयारी पूरी करके जाएं लेकिन कभी ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे अब किसी भी चीज पे। बिल्कुल मैम, कॉन्फिडेंस रखना है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है आपको। अगर वहां पर कोई चीज ऐसी है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, कि वी कैन से नो सर इसके बारे में मुझे नहीं पता है, उसके मार्क्स कट नहीं होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हो मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी आया इस इंटरव्यू में, एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में मुझे ऐसा मतलब एक भी इंस्टेंस नहीं आया कि मुझे ऐसा बोलना पड़े सर मुझे ये याद नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने पूछा, बस मैं बिल्कुल श्योर था उस चीजों में। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था कि अभी जेएंडके में कुछ एक इंजीनियरिंग मार्बल बन रहा है, उसके बारे में बताओ। उन्होंने मुझे ये भी नहीं बोला कि वो क्या है। तो मैं समझ गया, क्योंकि वो काफी पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर जी ने वो किया था, उसको ट्वीट भी किया था एक दो दिन पहले। तो मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा सर वो एक ब्रिज बन रहा है, तो वो हाईएस्ट ब्रिज है ऐसे वैसे। तो बोलते अच्छा आप मुझे उसकी हाइट बता सकते हो। मैंने कहा सर यस उसकी हाइट है 359 मीटर्स।
तो वो फिर ऐसे देखने लगे, कहते ये याद करके आया, आपस में बोलने लगे इसको ये पक्का पढ़ के आया होगा तभी इसको याद है। तो मतलब वो ऐसे रहे, बट मतलब पॉजिटिव नोट पे रहा था मेरा इंटरव्यू। शुभम, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि इंटरव्यू में जब एस्पिरेंट एक कैंडिडेट जाता है तो कई बड़ी बड़ी चीजों को वो पूछते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, पर्सपेक्टिव अपना बनाते हैं, लेकिन ये माइन्यूट फैक्ट्स, फिगर्स शायद नजरअंदाज हो जाते हैं। जैसे आपसे पूछा उन्होंने कि क्या हाइट है उस ब्रिज की, ऐसे कई सारे छोटे छोटे फैक्ट्स आते हैं। तो उसको किस तरीके एस्पिरेंट्स को कवर करना है अलोंग विद अदर करंट अफेयर्स? मैम आई थिंक ये मुझे उन्होंने तभी पूछा क्योंकि ये बिल्कुल 2-3 दिन से न्यूज में था। तो अगर हो सकता है कि 1 महीने बाद मुझसे कोई पूछे तो मैं ये भूल जाऊंगा कि वो फिगर 359 मीटर्स था। ये भी पॉसिबल है। पर ये है कि कुछ अगर ऐसा है वो बिल्कुल रिसेंट है तो वो फिगर्स भी आपको पता होने चाहिए। तो अब जैसे कोई चीज है, एक चीज उन्होंने मुझसे पूछ ली थी कि जब रियल एस्टेट में बात कर रहे थे तो मुझे बोलते कि टर्न की प्रोजेक्ट क्या होता है। तो अब टर्न की प्रोजेक्ट क्या होता है, क्योंकि कभी साइट पे सुना नहीं था। बट अभी मैं जैसे पढ़ रहा था, पता नहीं मैंने वीडियोस देख रहा था कि क्या, तो उसमें आ गया था, टर्न की प्रोजेक्ट भी आ गया। तो अ, मतलब माइन्यूट थिंग्स भी हैं, लेकिन इसका आपको पता होना चाहिए। और अगर मुझे नहीं भी पता होता तो मैं बोल सकता था कि नहीं है, बट मुझे श्योर नहीं था, मैंने पढ़ा था तो मैंने इग्नोर कर दिया था। तो मैंने बोल दिया उनको कि मैंने कहा सर ऐसा है कि ये मैंने पढ़ा है, बट मुझे कहते नहीं नहीं बताओ आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है। मैंने कहा सर ये शायद वही प्रोजेक्ट है जिसमें एक डेवलपर फ्लैट की कंस्ट्रक्शन से लेके बिल्कुल फिनिशिंग, बस आपको एक चाबी देगा, आपको चाबी घुमानी है और घर पे रहना है। कहते ओके ओके यू आर राइट। तो वो भी मेरा मतलब सही हो गया था। जैसा आपने भी मेंशन किया कि अगर आपको नहीं पता होता तो आप कह देते कि मुझे नहीं पता है। ये बहुत बार हम सुनते हैं कि इफ यू डू नॉट नो आप पोलाइटली कह सकते हैं कि आई सॉरी आई डोंट नो, या फिर कैन आई गेस। बट कई बार ये सीरीज रिपीट हो जाए एक इंटरव्यू में तो वो कॉन्फिडेंस कम होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो किस तरीके से जो एस्पिरेंट्स हैं अपने आप को उतना ही मोटिवेटेड रखें कि कॉन्फिडेंस ना लूज हो? मैम मुझे तो यही लगता है कि मुझे तो ऐसे लगता है अगर आपके पास नॉलेज है ना, कॉन्फिडेंस तभी आएगा। अगर बिना नॉलेज के आप कॉन्फिडेंट होके जा रहे हो वो ओवर कॉन्फिडेंस है। मुझे तो यही लगता है जब तक आपने पढ़ा है, अगर अच्छे से आपको पता है, तो तभी आप बोल सकते हो कि आई एम कॉन्फिडेंट। मैं बोल सकता हूँ कि मुझे करंट अफेयर्स के बारे में भी पता है, अपना बैकग्राउंड भी पता है, थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी पता है। तो आप बोल सकते हो। अब मैं बोलूँ कि नहीं यार मैं टैकल कर लूंगा, क्या पूछ लेंगे मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्या आ सकता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। उससे बचना चाहिए एस्पिरेंट्स को। शुभम, आप कुछ क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं किस तरीके से आपने उन्हें टैकल किया? कुछ और क्वेश्चंस? अ, एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था, जो चेयरमैन थे उनके बिल्कुल साथ में बैठे थे। उन्होंने मुझे पूछा कि आप अपने आप को करंट अफेयर से अपडेट कैसे रखते हैं। मुझे सिंपली उन्होंने सिर्फ ऐसे ही पूछा, तो मैंने बोला सर अगर अगर मैं ये बोल देता ना कि पीडीएफ्स, उस टाइम वो जो मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं, मैंने ये बोला कि सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और साथ साथ में वीडियोस भी देखता हूँ। तो बोलते कौन सी वीडियोस देखते हो, फिर वो एक दूसरे को देखने लगे। तो मैंने कहा सर काफी अच्छा अच्छा कंटेंट मिल जाता है। मैंने कहा यहाँ पे नाम नहीं लूंगा किसी का, तो ऐसा कुछ हो ना हो जाए। तो मैं ऐसे मैंने बोला कि सर काफी अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाती हैं करंट इवेंट्स पे, बहुत अच्छे अच्छे हमारे एजुकेटर्स हैं ऑनलाइन आजकल, तो वो पढ़ाते हैं। तो कहते ओके 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 ओके, कहते न्यूज से हाँ, फिर बोलते कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ो तो नहीं होता, हम तो सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं। मैं कहा नहीं सर, अब जब ज्यादा डीप में जाना होता है तो हमें वीडियोस भी देखनी पड़ती है। कहता ओके 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 ओके। मैम आई वांट टू ऐड वन मोर क्वेश्चन। जब मेरा इंटरव्यू अबाउट टू ओवर था, जब फिनिश होने ही वाला था, तो एक जो लास्ट मेंबर थे पैनल में, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप मुझे बस इतना बता दो, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा। बोलते मेरा एक ही क्वेश्चन होगा, तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका आंसर देना। मैं कहा ओके सर। मुझे बोलते कि यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आपने मतलब साइट पे काम किया है ऐसे वैसे, तो आपका जो जो भी एक्सपीरियंस है या आपकी जो नॉलेज है वो बैंकिंग में कैसे काम आएगी। और ये मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैंने उनको सिंपली बोला, मैं कहा सर जब हम साइट पे काम करते हैं एज ए इंजीनियर, तो हम वहाँ पे हमारे पास वर्क फोर्स होती है, लेबर होती है, कुछ भी है, बट हमारे एक वहाँ पे भी हम एज ए टीम काम करते हैं। हम लीडर होते हैं, हमें उनके उनसे काम लेना है, बट तरीके से लेना है। तो मुझे लगता है बैंकिंग में भी यही चीजें हैं। वहाँ पे भी अगर हम एक ऑफिसर हैं, हमारे पास स्टाफ होता है, तो हमें टाइमली चीजों को एग्जीक्यूट करना है, विद इन टाइम करना है। तो मतलब मैं इस तरीके बोला तो वो मतलब सेटिस्फाइड लगे मेरे को। तो बोलते ओके ओके, फिर उन्होंने मुझे खुद ही बोल दिया, मैं और आगे ऐड करा था तो उन्होंने खुद ही बोल दिया, कहते ओके ओके ओके। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंपटीशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे डाइवर्स फील्ड के लोग इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। बहुत इंजीनियर्स हैं आजकल जो एसबीआई पीओ को देते हैं। तो
क्या एक एज होती है एक इंजीनियर की ओवर अदर एस्पिरेंट, या फिर शायद एक डीमेरिट होता है क्योंकि कहीं ना कहीं दे इग्नोर देयर ग्रेजुएशन व्हेन दे कम फॉर एन इंटरव्यू? मैम ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हम पे डिपेंड करता है कि अब अगर कोई ऐसी चीज है कि जैसा उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछ लिया, अगर मैं वहां पे फंबल हो जाता तो वो मेरे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाना था कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो मैं बैंकिंग से रिलेट नहीं कर पाया उस चीज को। बट अगर मैं उस चीज को, अगर उनको ऐसा सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकता हूँ कि दिस फील्ड आर, जो भी ये दोनों फील्ड हैं ये इंटर रिलेटेड है और यहाँ की स्किल्स यहाँ पे काम आ सकती हैं, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पे भी टीम मैनेजमेंट चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी लीडरशिप चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, तो मैंने ये चीजें थोड़ी बहुत उनको डिस्क्राइब की तो दे वर सेटिस्फाइड, क्योंकि हो सकता है वो भी इंजीनियर्स हो, बट वो ये सिर्फ हमें ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, क्या किस तरीके की चीजों को टैकल करते हैं, बस यही चीजें होती हैं वहां पे और कुछ नहीं देखा जाता। शुभम, आपके इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, आपने किस क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल किया, हमने उसकी बात की। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप जब पैनल के सामने पहली बार आते हैं और जब आपका इंटरव्यू खत्म होता है, तो आप जब जाते हैं उस हॉल से, अ, वो एक कितना भी आप तैयारी करके जाओ, एक नर्वसनेस तो आ ही जाती है, बिकॉज यू नो दे आर देयर टू इवैल्यूएट यू। तो किस तरीके से आपने अपने आप को प्रेजेंट किया था? मुझे एक चीज थी कि जब मैं अंदर जाऊं और जब बैठूं, मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक कंफर्टेबल, मतलब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मेरी टांग हिल रही है, मेरे हाथ हिल रहे हैं, तो उसका उसका भी एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे ये था कि जब मैं राइट फ्रॉम, जब हम एंटर करते हैं, जब डोर ओपन करते हैं, वहां पर बैठते हैं, तो मुझे ऐसा था कि जब मैं गया, मैंने कहा मे कम इन सर। तो हाँ, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, जब उनके पास ना बायोडाटा फॉर्म रहता है हमारा, तो उसमें हॉबीज, एसबीआई पीओ में सबके पास रहता है वो, जितना भी पैनल मेंबर्स होंगे, 5 थे, तो वो 5 बायोडाटा फॉर्म थे उनके पास। तो वो जब मैं एंटर किया तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोला था। तो उसमें क्योंकि मुझे ना बॉडी बिल्ड, जब मुझे हॉबीज लिखनी थी ना, तो मुझे बच्चे लिख रहे थे प्लेइंग गिटार, ये वो, मुझे तो कुछ आता है ना, गिटार बजाना आता है ना कुछ। तो मैंने कहा क्या, अब मैं एक ही काम करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, तो मैं उसी के लिए पैशनेट हूँ। तो मैंने कहा मुझे एक था कि मुझे फेक नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि वहां पे फिर फंबल हो जाऊंगा कि जिस चीज का मुझे नहीं पता। तो मैंने एक चीज लिखी थी सिर्फ हॉबीज के कॉलम में, बॉडी बिल्डिंग। तो मेरे को क्योंकि कुछ पता नहीं था क्या, क्योंकि उसके, मैंने कहा अगर इसके बारे में पूछेगा तो मैं बता दूंगा। और जब मैं, जैसे मैंने एंटर किया, उन्होंने मेरे से ना मेरा नाम पूछा था, ना मुझे इंट्रोडक्शन के लिए बोला। मुझे जैसे मैं एंटर किया तो मुझे बोलते ये बॉडी बिल्डिंग क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। तो मैं ऐसे हो गया, मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ कि मैंने कहा इनको मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोला। तो फिर एक साथ में जो बैठे थे उन्होंने बोला ओके ओके, सिट डाउन फर्स्ट। तो फिर मैं बैठा, तो मुझे पता था कि यहाँ से परेशान हो गया अगर मैं, तो काम खराब हो जाएगा। मैं पहले थोड़ा सा मैंने ऐसे डीप ब्रीथ लिया, तो फिर मैंने बोला, फिर मेरे को बताया कि सर ऐसे ऐसे है, मैं बस यही करता हूँ, मुझे नहीं गिटार बजाना भी नहीं आता, ना मैं खेल रहा हूँ आजकल ऐसे वैसे, तो मैं एक ही काम करता हूँ। कहते ये होती क्या है? फिर मैंने उनको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया। कहते अच्छा, तो कहते फिर तो आप वे प्रोटीन भी खाते होंगे। मैंने कहा यस सर। फिर मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों खाते हैं, ऐसे वैसे। तो स्टार्टिंग में उन पे रहा। तो ये है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा उस पर मैं ये बोलूंगा कि हमें कंफर्टेबल रहना है वहां पर। हम जैसे बैठे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, देखो अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आया ना, जब हम फंबल हो गए या कुछ गलत बोल दिया हमने, तो वो ना हमारी बॉडी से दिखता है, हमें नहीं दिख रहा होगा, उन्हें तो दिख रहा है ना कि हम कैसे बैठे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। हो सकता है आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से किया हो, लेकिन आप किसी ऐसे तरीके वहां पर बैठे हो, या कुछ ऐसा हुआ कि आप कंफर्टेबल नहीं थे, तो उनको लगेगा कि नहीं, वो कुछ ना कुछ काटेंगे। तो ये है कि कंफर्टेबल रहना, दिमाग में कुछ नहीं सोचना है, और आई कांटेक्ट बनाकर रखना है सबके साथ। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप जब भी जाएं तो अपने आप को फेक ना करें, ना अपने आप को बहुत दिखाएं जो आप हैं नहीं, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में जो भी लोग बैठे हैं काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत टाइम से आप जैसे हजारों लाखों कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले चुके हैं, इसलिए अपने आप आप जो हैं उसी को प्रोजेक्ट करें। फेक बिल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। शुभम, एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो बायोडेटा होता है उसको किस तरीके से कॉशियसली भरना चाहिए। कई बार होता है, जैसे अभी भी हमने बात की कि हम कई बार वो बहुत सारी चीज बताने के लिए अपनी पर्सनालिटीज के बारे में बहुत सारी चीजें लिख देते हैं, तो उसको किस तरीके से कॉशियसली भरना है? मैम जो एसबीआई पीओ का इंटरव्यू है ना, वो पूरा का पूरा आपके बायोडेटा फॉर्म पे
पूरा पूरा वहीं पे डिपेंड करेगा कि आपने उसमें क्या डिस्क्राइब किया, क्या लिखा है, हर एक चीज वहीं से उठाएंगे वो। तो आप कुछ ऐसा वहां पर ना लिखें कि वहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे पता था कि हॉबीज का कॉलम है, मैं कुछ ऐसा लिखूंगा वहां पे, मुझसे पूछ लेंगे अब अगर एक हॉबी के तौर पे बैडमिंटन खेलता हूँ, लेट सपोज, वो मेरे से पूछ लेंगे कि वहां पर एक अभी टूर्नामेंट हुई थी, बताओ वो कौन जीता था वहां पर, उसको कितना कैश प्राइज मिला था, तो ये चीजें मुझे नहीं पता। तो वो आप कोशिश, या तो आप खेलते हैं, आपको करंट इवेंट्स उस स्पोर्ट के पता होने चाहिए। तो अगर आप लिख रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ के जाएं, पहली चीज। दूसरा, वहां पर कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखनी है कि जो आप नहीं हो, मतलब फेक नहीं करना उस चीज को, किसी भी चीज को। अगर आपने कुछ ऐसा वैसा लिख दिया, अब कुछ लोगों ने क्या किया होता है, किसी पे सर्टिफिकेट है उसमें ना आता है वहां पर, तो नेशनल अगर आपको कोई किसी चीज में खेले तो आप लिख देते हैं बच्चे, तो वो उसमें ही फिर पूरा इंटरव्यू उसी पे चला जाता है। तो अगर नहीं है, तो अगर वो खाली भी रहेगा तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। मेरा खाली था, मेरा बायोडाटा फॉर्म आप देखोगे उसमें कुछ खास था ही नहीं, मैंने बिल्कुल सिलेक्टिव लिखा था उसमें। शुभम, इंटरव्यू के बारे में बात कर ली, आप कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं अपने इंटरव्यू के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में? मैं यही बोलूंगा कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, पहले तो जो अपना माइंडसेट है वो बनाकर रखें। पेशेंस बहुत जरूरी है, पहली बात। और जब इंटरव्यूज आ जाते हैं, इंटरव्यू जो है मुझे लगता है कि सबसे मेन पार्ट है। जब तक तो हम मेंस क्वालिफाई नहीं किया है, तब तक तो चलो हम इंटरव्यूज के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि जब तक आपका मेंस नहीं होगा। बट जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो आई थिंक इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा, आफ्टर जो हमारा ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड है, उसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए। और लाइक मैंने आपको जैसे बताया, पहले भी बताया, करंट अफेयर्स मेरा स्ट्रांग है, मेरा स्ट्रांग पोर्शन था करंट अफेयर्स। तो मुझे पता था कि करंट अफेयर्स से कुछ भी पूछेंगे। और स्टडी आई की इसकी, मैं ये बोल दूंगी, जो आजकल न्यूज चैनल्स है उनसे डाइवर्ट होकर हमें यूट्यूब पे आ जाना चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, स्टडी आई क्यू है हमारे पास, काफी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है। तो ये जो जितनी भी न्यूज है उसका एनालिसिस अच्छा है यहाँ पर। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आई क्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर, उसका आप अच्छे से यूज करो। हर एक वीडियोस जो है देखो, हर एक जो जो भी हमारी न्यूज होती है, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, हर एक चीज को अच्छे से कवर किया जाता है। और अंकित सर जिस तरीके पढ़ाते हैं ना, मैं जितनी भी इनकी वीडियोस देखता हूँ, और उसके बाद गौरव सर की वीडियोस जो आती हैं, डेली सेशन भी आते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल हैं करंट अफेयर्स के लिए। कुछ बच्चे तो ये सोच रहे थे कि दो सोर्सेज करने हैं, हम एक सोर्स तो अच्छे से कर नहीं पाते, दूसरे सोर्स को पकड़ लेते हैं, पहला रिवाइज किया नहीं है, तो ये सब मिक्सअप हो जाता है। वैल्यूज होती हैं, स्टेट्स होती हैं, ये इस स्टेट में हुआ, उस स्टेट में, वो सब मिक्सअप हो जाता है। अगर आप मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक ही सोर्स ले रहे हैं, अगर आप डेली वीडियोस देखिए। अब ऐसा है कि एक महीने पुराना आज पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, तो वो नहीं होगा। डेली जो करंट अफेयर है वो रोज के रोज करें, साथ के साथ वीडियोस देखें, पीडीएफ्स भी अवेलेबल होती है। मैं तो रोज का रोज पीडीएफ प्रिंट आउट ले लेता था, तो साथ साथ में करते गए, रिवाइज करने के लिए भी उसमें अच्छा हो जाता है। तो मैं यही बोलूंगा कि करंट अफेयर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए हमारा। शुभम, आप क्या मैसेज देना चाहते हो उन एस्पिरेंट्स को जो इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं? जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं यही बोलूंगा कि ज्यादा दूर की नहीं सोचनी है। जो हमारे सामने होता है उसका, जब प्रीलिम्स है उसको अच्छे से दो। प्रीलिम्स प्लस मेंस इकट्ठे तैयारी करो, प्रीलिम्स भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा। और जब हमने इंटरव्यूज के लिए जाना है, तो ज्यादा अपने माइंड पे ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, अपने आप को कोई प्रेशर नहीं लेना है। अपनी बैकग्राउंड के बारे में पढ़ो, जो आपकी ग्रेजुएशन है, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो। जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी, जितना ज्यादा आप पढ़ के जाओगे, उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी जब वहां पर जाएं, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखो। जब हम बोलते हैं, अच्छा एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें इंग्लिश में ही बात करनी है वहां पर, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना आप बोल सकते हैं इंग्लिश में आप बोलो। अगर आप हिंदी में किसी चीज में कंफर्टेबल है, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर हिंदी में बोले तो आपके मार्क्स कटे। काफी बच्चों की क्वेरीज रहती है कि वहां पर तो इंग्लिश में ही बोलना है जाकर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको हिंदी में बोलना है, और कई बार तो वो खुद भी बोल देते हैं कि आप जिसमें भी कंफर्टेबल होंगे उसी लैंग्वेज बात। तो इस चीजों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि लैंग्वेज क्या होगी, ऐसा क्या होगा, ये चीजें नहीं होती है। बस आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, बस वो वही चेक करते हैं। Thank you so much, Shubham Abrol ji, for joining with us, sharing your detailed strategy. किस तरीके से आपने अपनी इंटरव्यू की तैयारी की and you could ace it with 50 out of 50. पूरी स्टडी आईक्यू की टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम।